नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में आप जानेंगे माउंट मणिपुर का इतिहास। इससे जुड़ी जानकारी लेकर हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं इतिहासकार व मानव विज्ञान डॉक्टर प्रणव कुमार सरकार। प्रणव कुमार सरकार जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो प्रणव कुमार सरकार जी, जैसा कि हम जानते हैं कि माउंट मणिपुर का नाम पहले माउंट हैरियट था, तो ये नाम कैसे पड़ा? जी, माउंट हैरियट का इतिहास बहुत पुराना है। माउंट मणिपुर अभी हाल ही में इसका नामकरण हुआ है जी। तो माउंट हैरियट जो नाम था वो हमारे एक चीफ कमिश्नर थे, ब्रिटिश चीफ कमिश्नर, तो उनका नाम था रॉबर्ट क्रिस्टोफर टाइटलर जी। और इनका एज ए चीफ कमिश्नर इनका कार्यकाल था मई 1862 से मई 1864 तक का, 2 साल का कार्यकाल था। लेकिन इस कार्यकाल में इनकी गतिविधि बहुत अच्छी रही। इन्होंने काफ़ी उस रीजन में काफ़ी डेवलपमेंट वर्क किए थे, खासतौर पे माउंट हैरियट के इलाके में। अभी मैं माउंट हैरियट ही कहूँगा क्योंकि मैं इतिहास में पीछे हूँ, माउंट मणिपुर बाद में आएगा। तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था हैरियट क्रिस्टीना टाइटलर, इनकी पत्नी थी, द्वितीय पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी। तो इससे पहले जो इनके जो जिनके नाम पे पड़ा है माउंट हैरियट नाम जो है, तो उसके थोड़े पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। तो जो हैरियट क्रिस्टीना टाइटलर जो थी वो अच्छी फोटोग्राफर थी, राइटर थी और एडवेंचरर भी थी। और इन्होंने अंडमान आने से पहले ये जो दंपत्ति जो थे टाइटलर दंपत्ति, ये लोग दिल्ली में बाहरी इलाके में थे 1857 की क्रांति के दौरान। और इस दौरान जो है वहाँ पे काफ़ी क्रांति भड़क गई थी। तो ये लोग ऐसा एक दौर भी आ गया था कि क्रांतिकारी इनके ऊपर भारी पड़ गए थे और इन लोगों को अपने जान के लाले पड़ गए। तो जितने महिलाएं थी, परिवार जो थे, वो परिवारों को जाना पड़ा, भागना पड़ा, हाथी द्वारा खींचे गए, बग्गियों के द्वारा। परंतु जो हैरियट क्रिस्टीना टाइटलर जी थी ये जा नहीं पाई क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी उस समय। अच्छा। और इन लोगों ने अपनी जान बचाई एक बैलगाड़ी की आड़ में, और उसी बैलगाड़ी में ही इनका चौथा बच्चे का जन्म हुआ। तो और बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने वहाँ पे जान बचाई। उसके बाद में 1862 में ये लोग यहाँ पर आ गए। तो इनकी पत्नी के नाम पर ही ये नाम पड़ा। अच्छा। माउंट हैरियट जी। और इसके बाद जो शुरू होते हैं माउंट हैरियट को कैसे यह अंडमान में अस्तित्व में आया, तो ये हुआ था कि 1862 में जो टाइटलर जो थे वो ज़्यादा सक्रिय थे पोर्ट मोर से लेकर एक माउंट हैरियट के इलाके के बीच में, क्योंकि ये उनकी ही प्लानिंग थी कि पोर्ट मोर जो है एक सबसे पुरानी कैदियों की बस्ती है, उस बस्ती को बसाया जाए। तो 1861-62 में जी। तो इसके लिए उन लोगों ने एक सर्वे करना, उनको आदेश मिला कि एक सर्वे किया जाए। तो सर्वे क्या किया कि एक मैकफर्सन स्ट्रेट है जो कि आपके चिड़िया टापू और काला पहाड़ जो रटलैंड आइलैंड को बोलते हैं, उनके बीच का जो वाटर चैनल है उसको हम लोग मैकफर्सन स्ट्रेट बोलते हैं। वहाँ से और पोर्ट मोरेट के बीच में जो है एक समुद्री रास्ते द्वारा एक सर्वे किया जाए, जिसमें उन्होंने एक डायना नाम के एक जहाज को इस्तेमाल किया था। और साथ ही ये भी निर्देश दिया गया था कि जमीनी स्तर पर भी, जमीन से भी एक सर्वे किया जाए। ये सारे सर्वे का जो ऑब्जर्वेशन हो रहा था वो माउंट हैरियट की चोटी से हो रहा था। अच्छा। क्योंकि इस दक्षिण अंडमान का सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा। तीसरी ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार का। तो इस चोटी का अस्तित्व तब आया हमारे जो लिखावट में। तो इसके बाद में ये सर्वे हो गया। सर्वे होने के बाद में ये उसके बाद में दिसंबर 1863 और जनवरी 1864 के बीच में जो है इस चोटी को पूरा का साफ किया गया, जंगलों को सफाई की गई, ट्रिमिंग की गई, बड़े पेड़ काटे गए ताकि वहाँ से दूर का नज़ारा देख सके, वहाँ से और ऑब्जर्वेशन कर सके। और उसके बाद में रास्तों का भी निर्माण हुआ। तो उसके जो तराई में जो रास्ते हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वो रास्ते तब बनाए गए थे 1863-64। तो ये जो दौर था, इसी दौर में वाइपर जेल भी बन रहा था। तो ऐसे करके ये रास्ते का भी निर्माण हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में ये तो टाइटलर के हो गए, इस तरह का माउंट हैरियट अस्तित्व में आ गया। उसके बाद में 1873-74 का जो मेरे पास में जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार जो है वहाँ पर कॉफ़ी के बागान होते थे, और कॉफ़ी के बागान के साथ में जो है दूसरे सेटलमेंट थे, कुछ कुछ नर्सरी वगैरह भी थी वहाँ पे। और इसके बाद में 1886 में
एक अलेक्जेंडर मैकेंजी आए थे इंस्पेक्शन के लिए। तो अलेक्जेंडर मैकेंजी इंस्पेक्शन के लिए आए थे, तो वो जो थे माउंट हैरियट जो उसके जो तराई जो थी, वो तराई वाला इलाका जो कि आपके उत्तर पूर्वी दिशा में पड़ेगा, जो नॉर्थ बे जो बोलते हैं, नॉर्थ बे के पास में एक नॉर्थ कार्बन स्कोप है। तो वैसे हम लोग सभी जानते हैं कि कार्बन स्कोप एक ही है। अंडमान में आप किसी से भी पूछेंगे कार्बन स्कोप कहाँ पर है, तो लोग कहेंगे कार्बन स्कोप तो पोर्ट ब्लेयर से कुछ ही दूर पर है, एक कॉलेज के रास्ते से जाइए कुछ किलोमीटर में कार्बन स्कोप है। लेकिन उस जमाने में 2 कार्बन स्कोप हुआ करता था। अच्छा। एक नॉर्थ कार्बन स्कोप, एक साउथ कार्बन स्कोप। और ये कार्बन स्कोप जो आज अस्तित्व में, ये साउथ कार्बन स्कोप है। अच्छा। और उस जमाने में नॉर्थ कार्बन स्कोप नॉर्थ बे के पास में था, आज का जो नॉर्थ बे लाइट हाउस है उसके पास में नॉर्थ कार्बन स्कोप था। तो मैकेंजी जो थे नॉर्थ कार्बन स्कोप में आए, वहां से उन्होंने क्या किया कि हम लोग जो आज के डेट में जो माउंट हैरियट में जो चढ़ते हैं चढ़ाई, तो वो दक्षिण की दिशा से चढ़ते हैं, और ये जो है पूर्वी दिशा से चढ़े, उत्तर पूर्व की दिशा से। तो सबसे पहले नॉर्थ कार्बन स्कोप गए, तो वहां पे जो थे कन्विक्ट बैराक थे और पास में पुलिस स्टेशन थे। और जब वो माउंट हैरियट की तरफ चढ़ने लगे तो उस तराई में जो है उन्होंने उल्लेख किया, जिससे हमें पता चलता है कि वहां पे रबर के बागान थे। अच्छा। सियरा रबर के, जो हॉम्फ्रे ने उगाया था, हॉम्फ्रे जिसके नाम से हॉम्फ्रेगंज है। तो सियरा रबर का बागान उसने देखा। फिर चोटी में गए, चोटी में जाने के बाद में चोटी से फिर नीचे उतरे, उसी रास्ते उतरे जिस रास्ते लॉर्ड मेयो ने सफर किया था अपनी हत्या वाले दिन में जी। तो ऐसे करके 1886 हो गया। उसके बाद 1890 की एक रिकॉर्ड्स के पता चलता है कि उस चोटी में एक नर्सरी थी। अच्छा। एक नर्सरी थी, उस नर्सरी में जो पौधे जो थे कलकत्ता के बॉटनिकल गार्डन से लाए गए थे पौधे। और उसके बाद में गाय बैल चरते थे ऊपर में। उसके बाद में एक हॉस्पिटल था टीबी के मरीजों के लिए, लेकिन वो बहुत जल्दी वो हॉस्पिटल जो है रिमूव कर दिया गया था। ऐसे पूरी हलचल वाली जगह थी वो। अच्छा जी जी। तो जैसे कि माउंट हैरियट या मणिपुर पर्वत कह लीजिए, इससे लॉर्ड मेयो की डेथ जुड़ी हुई है, तो इसकी क्या कहानी है? देखिए, ये लॉर्ड मेयो का जो घटना है, इनकी जो हत्या हुई थी, ये भारतीय इतिहास का, खासतौर पे अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर घटनाओं में से एक है। और क्योंकि वायसराय आज जैसे राष्ट्रपति का पद होता है, वायसराय का पद उस समय अंग्रेजी शासनकाल में था। इंडियन गवर्नर जनरल और वायसराय जो थे वो लॉर्ड मेयो थे। तो लॉर्ड मेयो यहाँ पर आए, यहाँ अंडमान में आए मेलबर्न से होते हुए। तो आने के बाद में जो है ग्लासगो जहाज था उनका। तो आने के बाद में वो काफ़ी स्टेशंस, जो कन्विक्ट स्टेशंस होते हैं, उनका दौरा किया और बहुत सारी और जगहों का दौरा किया। रॉस आइलैंड गए थे, रॉस का बाजार का दौरा किया। उसके बाद चाथम आए थे। अंत में जो है ये घटना वाले दिन था 8 फरवरी 1872 जी। 8 फरवरी 1872 के दिन में ये चाथम वगैरह घूमते हुए उसके बाद में शाम हो गया। तो ये उनकी प्लानिंग में नहीं थी, उनकी आइटिनरी में नहीं थी, कि योजनाओं में नहीं थी कि माउंट हैरियट जाया जाए। परंतु क्या हुआ, उनका मूड हो गया कि चलो मैं एक बार चलते चलते माउंट हैरियट भी घूमना चाहता हूँ। तो इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, उन्होंने पूरे ट्रूप। उसके बाद में ये लोग चढ़े, वहां से चढ़ने के बाद में चोटी तक चले गए थे। चोटी के चढ़ने के बाद में उनका सुंदर सा नज़ारा दिखने लगा, सनसेट दिखने लगा। तो उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि अपनी वाणी से कि ये सबसे सुंदर जगह मैंने अब तक देखा है करके उसने तारीफ की थी। उसके बाद नीचे उतर समय, और वो जो इलाका था वहां पे एक अलग क्लास के कैदियों को रखा जाता था। और शेर अली जो था, शेर अली वहीं पे था उस समय। और शेर अली जो जंगल में छुपा हुआ था, अंधेरे में छुपा हुआ, जब ये उतर रहे थे जट्टी की तरफ, कच्चा जट्टी था, तो अपने बोट में चढ़ने, छोटी बोट में चढ़ने के लिए, जो बोट जो है उनको ग्लासगो तक ले जाएगा, बड़ी जहाज तक। तो वो बोट में चढ़ने के लिए जैसी करे तो इन्होंने छुरा मार दिया। तो दो बार उन्होंने वार किया, तो उसमें काफ़ी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई। तो रास्ते में ही उनका देहांत हो गया। और ये शेर अली द्वारा किया गया हत्या थी। और शेर अली वैसे नहीं है कि शेर अली जो था क्रांतिकारी कोई नहीं था, वो पंजाब माउंटेड पुलिस का एक सिपाही था और एक रेनेल टेलर है, उसके अधीन वो काम करता था। और उनको अवार्ड भी मिला था, एक घोड़ा मिला था, एक पिस्टल मिला था, सर्टिफिकेट मिले थे। उसके बाद में पारिवारिक झगड़े में उसने हैदर नाम का अपने एक रिश्तेदार की हत्या कर दी। उसके बाद में उसको यहाँ पर लाया गया। और उनको जब लाया गया था तो मई 1869 का दिन था वो वक्त। तो 2-3 साल ही कटे थे उनके। तो 8 फरवरी 1872 को उन्होंने इसकी हत्या कर दी।
और इनको फांसी दे दी गई। उसके बाद में इनका ट्रायल हुआ। अच्छा। तो 11 मार्च 1872 को इनको बाईपर में फांसी दे दी गई। जी, ऐसा था शेर अली की कहानी। वो भी माउंट हैरियट से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, सीधे जुड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल। और ये माउंट मतलब माउंट मणिपुर, माउंट हैरियट का नाम जी, जो भी माउंट बोले मणिपुर कैसे पड़ा? कई बार हम लोगों को होता है जी, कंफ्यूजन हो जाता है। जी। जी, तो ये कैसे पड़ा? देखिए, इसकी कहानी बहुत अच्छी कहानी है। ये लोगों को सुनना चाहिए, खासतौर पे अंडमान वालों को सुनना चाहिए। सब सोचते हैं कि कुछ क्रांतिकारी आए थे और चले गए, उनके नाम पे पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत अच्छी है जी। और सुनने लायक है, प्रेरणादायक कहानी है। और मैं इस कहानी को दर्शकों के लिए बोलना जरूर चाहूँगा। जी। तो दरअसल क्या हुआ कि क्योंकि मणिपुर भी तो भारत का ही हिस्सा है, जहाँ कहीं भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, ये हमारा भारत का ही हिस्सा है। जी। तो जरूरी नहीं कि हम अंडमान पर ही पूरा अपना ध्यान केंद्रित करें। तो दरअसल क्या हुआ कि 1886 की बात है। तो मणिपुर का जो राजा था, तो वो जो था उनका चंद्रकीर्ति सिंह जो थे, उनका देहांत हो गया। चंद्रकीर्ति सिंह का देहांत होने के बाद सूर्यचंद्र सिंह जो थे वो उनके गद्दी पर बैठा, उनका बेटा बैठने के बाद में उनका बेटा थोड़ा योग्य नहीं था। अच्छा। तो असंतुष्टि का माहौल था, दरबारी भी खुश नहीं थे उसके राजपाट को देखते हुए, और बाकी जो दरबारी जो दूसरे जो उनके सौतेले भाई लोग थे वो लोग भी खुश नहीं थे। तो धीरे धीरे जो है विद्रोह अंदर में पनपने लगा और इसको अंजाम दिया गया कि 21 सितंबर 1890 को अंजाम दे दिया। क्या हुआ कि उसका जो एक सौतेला भाई था कुलचंद्र ध्वज सिंह, तो उनका सौतेला भाई कुलचंद्र ध्वज सिंह जो थे, और उनका जो एक सेनापति था वो उसका भाई ही था, जो टिकेंद्र सिंह थे, वीर टिकेंद्रजीत सिंह। तो इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। तो कुलचंद्र ध्वज सिंह जो है वो राजगद्दी में बैठ गया और सूर्यचंद्र जो है उनको भागना पड़ा। और सूर्यचंद्र जब भागे तो उनको मदद किया था एक पॉलिटिकल एजेंट ने। तो उस जमाने में पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था कि हर राज्य में ब्रिटिश का, और मणिपुर में 1835 से पॉलिटिकल एजेंट की व्यवस्था की गई थी। और उस दौर में पॉलिटिकल एजेंट था फ्रैंक ग्रिमवुड थे, फ्रैंक ग्रिमवुड। तो ये इनकी मदद से ये जो है कलकत्ता चला गया। कलकत्ता जाने के बाद में कलकत्ता में वहाँ से जो है अंग्रेज सरकार को गुहार लगाई कि मेरी मदद कीजिए, मेरी गद्दी मुझे वापस दिलवाइए, तो आप हमारी मदद कीजिए, सूर्यचंद्र सिंह ने। तो इसके बाद में लैंडसोन नाम का उस समय वायसराय हुआ करता था, लैंडसोन। तो लैंडसोन ने आदेश दिया, तो उसने आदेश दिया असम को चीफ कमिश्नर को, तो उनका नाम था विलियम वैलेस क्विंटन, तो चीफ कमिश्नर का नाम था। तो चीफ कमिश्नर, असम के चीफ कमिश्नर जो है उनको आदेश दिया कि आप जाओ टिकेंद्रजीत सिंह, जो कि मुख्य आरोपी था इनकी नज़र में, क्योंकि टिकेंद्र सिंह जी जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली पर्सनैलिटी था। अच्छा। वो काफ़ी, क्योंकि वो सेनापति भी था, पूरी आर्मी, और देखा जाए तो जो राजा जो हमारे जो राजा जो थे वो उतना पावरफुल नहीं था जितना कि सेनापति था। तो जो कुलचंद्र ध्वज सिंह जो थे, तो टिकेंद्रजीत सिंह को पकड़ने के लिए इन्होंने कुछ किया वहाँ पर अपनी छोटी सी सेना लेकर। करने के बाद में जो है आपके वहाँ गए, तो जाने के बाद में इनका जो इन लोगों ने मणिपुरियों को, क्रांतिकारियों को अंडर एस्टिमेट किया। वो बहुत सशक्त थे और उनका इरादा बुलंद था। तो जैसे कि अंग्रेजी शासनकाल में ऐसा होता है कि जिस राजा के सिर पे हाथ रख दे अंग्रेज, वो राजा कई बार वो लूज हो जाता है, वो उसके आदेश मानने लग जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। और जो क्विंटन आने के बाद में जो कुलचंद्र ध्वज सिंह को जो राजगद्दी में संभाला हुआ था, तो उनको कहा कि हम तुम्हारी सपोर्ट करते हैं, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, तुम गद्दी ही संभालो, लेकिन मुझे अपने सेनापति को सौंपना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन इस बार कुलचंद्र ध्वज सिंह जो है वो माना नहीं, वो किसी भी हालत में उस मूड में नहीं था कि अपने सेनापति को सौंप दे। और बाकी सब दरबारी के लोकप्रिय थे टिकेंद्रजीत सिंह। तो एक छोटी सी लड़ाई शुरू हो गई वहाँ पे, अनरिकॉर्डेड लड़ाई। उस लड़ाई में कहीं मणिपुरी मारे गए, साधारण लोग मारे गए, क्रांतिकारी मारे गए, और उसके बदले में इन मणिपुरी क्रांतिकारियों ने 7 अंग्रेज अफसरों को मार दिया, उनकी हत्या कर दी, जिसमें क्विंटन भी था, जो विलियम वैलेस जो क्विंटन है, जो असम के चीफ कमिश्नर थे, और जो पॉलिटिकल एजेंट जो थे फ्रैंक ग्रिमवुड जी,
उनकी भी हत्या कर दी। अब तो अंग्रेज अफसरों की हत्या हो गई, वो भी छोटे मोटे अफसर नहीं थे। तो इसके बाद में जो है अंग्रेजी सरकार ने वार डिक्लेयर कर दिया। वार डिक्लेयर करने के बाद में वो लोग वहाँ से जो है, ये घटना जो घटी थी वो 24 मार्च 1891 की थी जी। तो 31 मार्च को वार डिक्लेयर हो गया। वार डिक्लेयर करने के बाद में 3 क्षेत्र से इन लोगों ने सेनाएं भेजी अंग्रेज ने, कोहिमा से, तामू से, और उसके बाद में एक और जगह है वो मुझे याद नहीं है, कोहिमा तामू है एक जगह, इस तरह करके जगह, और सिलचर तीसरी जगह। कोहिमा तामू सिलचर से सेनाएं आई, सशक्त सेनाएं थी, और लड़ाई बहुत बड़ी हुई। तो जो कांगला का किला जो था, वो किला को वही लोग कब्जा में रखे हुए थे, तो किला को कब्जे में नहीं रख पाया क्योंकि अंग्रेजों के पास में गोला बारूद और दूसरे आर्टिलरी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। तो इसमें जो है जो टिकेंद्रजीत सिंह और सबको जो है हिरासत में लिया गया, और थंगल जो जनरल जो थे, थंगल जनरल टिकेंद्रजीत सिंह और 5 और लोगों को 3 और लोगों को, टोटल 5 लोगों को फांसी में लटका दिया। ये दिन था 13 अगस्त 1891 के दिन में। और थंगल महाराज जो थंगल जनरल जो था, ये टिकेंद्रजीत सिंह का साथी था, और इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि 80 वर्ष के थे। 80 वर्ष की आयु में ये लड़ाई लड़ रहे थे। 80 वर्ष तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 80 वर्ष में लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद में बाकी उसके जो 23 साथी जो थे, क्योंकि राजा ने उसको सहयोग नहीं दिया था, कुलचंद्र ध्वजा सिंह जो, इनको और इनके जो नए सेनापति जो थे, और साथ में 21 और लोग, टोटल 23 लोगों को अंडमान लाया गया। और सबसे पहले तेजपुर में लाए गए, तेजपुर के जेल से अंडमान लाए गए। और अंडमान जब आए तो तिथि थी 23 नवंबर 1891 में। तो लाने के बाद में माउंट हैरियट में रखा गया, और बाद में चलकर ये 2021 में उन्हीं के नाम पर, उनके सम्मान में, उनके श्रद्धांजलि देते हुए, उनको आदर का भाव देते हुए इस पर्वत का नाम रखा गया 17 अक्टूबर 2021 को, माउंट मणिपुर। जी। तो सर, जापानी काल में इस पर्वत पर क्या गतिविधियां होती थी? ये जापान, ये जो पर्वत जो है, मैं सिर्फ इस पर्वत को सिर्फ चोटी जो आप जाते हैं जी, तो आप चोटी में जाते हैं, लोग जाते हैं, पिकनिक करते हैं और आ जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं। लेकिन ये जो माउंट मणिपुर, जैसे कि मैंने कहा है कि मैकेंजी बहुत लंबा दौरा किया था, पीछे से उसने चढ़ाई चढ़ी थी। आप ये पूरे इलाके को देखिए कि होप टाउन पड़ता है, आज का पानीघाट भी पड़ता है, उसके बाद में नॉर्थ वे पड़ता है, पूरा इस पर्वत का ही, पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है पर्वत का, सिर्फ हम चोटी को ना माने। तो ये पूरा रीजन जो था वो जापानीज के भी कार्यकाल में भी ये रीजन सक्रिय था, इसकी हमारे पास मैं उल्लेख करूंगा। ये हुआ कि जापानीज एलिस और एक्सिस फोर्स के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था जी। तो शुरू होने के बाद में जब अंतिम चरण में था विश्व युद्ध के, तब काफी बमबारी एलिट फोर्स कर रहे थे। तो चाथम में भी किए, चाथम उनका टारगेट था। तो 17 मई 1945 के दिन में भी इसी तरह की बमबारी हुई, और वो जहाज था, एलिट फोर्स का जहाज था, एक लिबरेटर, छोटा सा एक युद्ध प्लेन था जी। उसका 250 KH-250 उसका नंबर था। उसमें 11 सवार थे, क्रू मेंबर्स, और टॉथम था उसमें, और वाइन थे, तो हैरोल्ड वाइन नाम का। ये लोग जो है सवार होने के बाद में ये बमबारी किए। बमबारी करने के बाद में ये लोग क्या किए कि इनको नीचे उड़ान भरते हुए बमबारी कर रहे थे। तो माउंट आप मणिपुर में, अब मैं मणिपुर कहूंगा क्योंकि मणिपुर की कहानी मैंने बोल दी, तो अब मैं मणिपुर कहूंगा तो लोगों को समझ में आएगी। तो माउंट मणिपुर के चोटी में जब भी आप जाएंगे, आपको 2 गन मिलेंगे, एक गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन। उसकी जो बेस है, राउंड बेस जो है, वो आपको देखने को मिलेंगे। गन अभी नहीं है। अगर गन आपको देखना है तो आप जो है, हाँ, पोर्ट ब्लेयर के राजनिवास के पार्किंग में जाइए, वो गन पूरी की तरह पूरी है। एक गन 360 डिग्री एंगल में घूमने वाला गन है, एंटी एयरक्राफ्ट। तो वो गन वहां पे इंस्टॉल थे, 2 गन थे, तो 2 अलग अलग दिशाओं में थे। तो एक गन को उन लोगों ने, जो कि ये गन जो है ब्रिटिश का था, और जापानियों ने उसी ब्रिटिश का गन को ब्रिटिश एलाइड फोर्स के खिलाफ में इस्तेमाल किया। इन्होंने निशाना साधा और प्लेन में मार दिया। प्लेन के पंखे में लग गई, आग लग गई, धुआं उगने लगा।
तो उस प्लेन में तब भी कुछ बम बचे हुए थे, बम रखे हुए थे। अब वो क्या करेंगे, उनको बम, क्योंकि वो गिरा तो बम के साथ में फूट जाएगा, हाँ जी। बचने की जो आशंका है वो भी चले जाएगी। तो उसने क्या करा, वो प्लेन जो है यहाँ का दक्षिण परारगंज के पास में है सोना पहाड़ के इलाके में 4-5 बम जो है ड्रॉप करके अपने को हल्का कर लिया और वो उड़ान भरने लगा। और उसमें से उड़ान भरते हुए ये जो है, क्योंकि अब आग ज़्यादा लग गई थी और विमलीगंज के केला के बागान है, वो बागान से होते हुए मंडराते हुए कड़ागाचांग में वो क्रैश हो गया। लेकिन क्रैश होने से पहले एक हैरोल्ड वाइन्स नाम का, जो मैंने जिक्र किया, एक क्रू मेंबर था, वो इजेक्ट हो गया पैराशूट से। अच्छा। और वो माउंट मणिपुर के तराई में, मधुबन, आज का जो मधुबन कहते हैं, वहां पे वो लैंड किया। अच्छा। उसको जापानियों ने पकड़ के रॉस आइलैंड में युद्धबंदी बनाकर रखा जी। और जब सरेंडर हो गए जापानी तो उनको एक पॉइजनस इंजेक्शन देकर पोर्ट ब्लेयर छोड़ दिया। तो पोर्ट ब्लेयर पहुंचते पहुंचते उनका देहांत हो गया। तो ये कहानी थी जापानीज पीरियड में, ये माउंट मणिपुर का जी जो है। तो सर इसके अलावा कोई और रोचक जानकारी है आपके पास? देखिए, इसकी जो ज्योग्राफिकल मैं फ्यूचर में बोलना चाहूँगा। जी। माउंट मणिपुर जो था अंडमान निकोबार का तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। जी। पहला जो सैडल पीक लोग जानते हैं 732 है, और 568 जो है माउंट थूलियर है, जो ग्रेट निकोबार में होगा, उत्तर मध्य उत्तर की दिशा में है ग्रेट निकोबार की। और तीसरा माउंट मणिपुर है जो 383 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये इसकी भौगोलिक विशेषता जो है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अंग्रेजों ने ऑब्जर्वेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया था शुरू में ही, इसका रिकॉग्निशन वहीं से शुरू हुई थी। और इसकी तराई में कभी आप गूगल में देखें तो बड़ा दिलचस्प नज़ारा आपको दिखेगा कि उसकी जो पश्चिमी दिशा है पूरी की पूरी बम्बू फ्लैट से शुरू होती है, एक लाइन में उसके किनारे में पूरी बसाहट है आज। और वो बसाहट जो था आपके बम्बू फ्लैट होगा, स्टुअर्टगंज होगा, विम्बरलीगंज होगा, शोलबे होगा, राइट में होगा, ये सारे के सारे उसकी तराई में है। और उसके जो पूर्वी की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में आपको मधुबन, नॉर्थ बे और आगे जो है हाथी डेरा वगैरह कुछ जगह मिल जाएंगे। ये पूरा का पूरा इलाका जो है इतना इम्पोर्टेंट था इसमें। और यहाँ पे एक और मैं बताना चाहूँगा, काला पत्थर एक जगह है जी। और वो काला पत्थर जो था अंग्रेजों के ज़माने में काफ़ी दिलचस्प जगह था, और जापानीज के टाइम में और जो है वहाँ पे टॉर्चर भी किया जाता था। वहाँ से कई लोगों को गिरा देते थे जी। किसी को भी, मतलब अनरिकॉर्डेड किसी को मारना था तो वहाँ ले जाके उसको गिरा देते थे। कई लोग सुसाइड भी किए हैं। अच्छा। तो लोग जो है सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं। और वहाँ वो माउंट हैरियट से काला पत्थर के जो आप जाएंगे तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है जिसके नाम से ही काला पत्थर है। अच्छा। और कुछ और भी पत्थर हैं। अंग्रेज लोग वहाँ पे अपने नाम लिखते थे, परिवार वालों का नाम लिखते थे। लिखने के बाद इंग्लैंड में जाकर वो चिट्ठी लिखते थे कि मैंने तुम्हारा नाम यहाँ पे एक पत्थर में लिखा है। तो इसी तरह का जैसे राइफलमैन है, एक जहाज के कुछ कर्मचारी आए थे, अपने जहाज का नाम राइफलमैन लिख दिया। जी जी। मॉड एक ने अपनी बेटी का नाम मॉड लिख दिया, उसने इंग्लैंड में लिखा अपनी बेटी को पत्र कि मैंने यहाँ पे एक तुम्हारा नाम खुदा हुआ है, इंग्रेव किया है। जी। ऐसे आपको अनगिनत नाम मिल जाएंगे वो जगह में, काला पत्थर में। लेकिन बारिश में नहीं जाना है। अच्छा। काफी लीचेस मिलेंगे, जोंक मिलेंगे। अच्छा। धूप काल में जाना है उस जगह। तो सर जाने से पहले हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आज जो हमारा विषय है माउंट मणिपुर जी, और माउंट मणिपुर की जो कहानी मैं बता चुका हूँ जी, तो ये जो है, क्योंकि अंडमान जो है एक जरूर हमें एक सबक देता है और ज्ञान भी देता है कि अंडमान जो हमारी जो इतिहास है, क्रांतिकारी इतिहास जो था क्रांति का, उसमें कहाँ कहाँ से लोग आए थे और क्या क्या उन लोगों ने अपना जीवन काटा है, किस तरह काटा है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। मतलब आज भी हम यूनिटी की जब बात करते हैं तो इतिहास भी हमें यूनिटी की और हमें आवाज दिलाता है। जी बिल्कुल। तो हमको भूलना नहीं चाहिए ये चीज। और ये मणिपुरी की क्रांति जो है ये बहुत बड़ी क्रांति थी, बहुत गंभीर क्रांति था, गंभीर विषय था। और इसके साथ में अंडमान का सीधा कनेक्शन है, ये लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और आज के लोगों को जो भी जाए उस जगह पे तो काफी कुछ देखने को मिलता है, काफी कुछ एक्सप्लोरेशन की चीजें अभी बाकी है। एज ए इतिहासकार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत कुछ नई नई चीजें वहाँ पे देखी है मैंने और उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा जी जी। तो प्रणव जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती समय दिया और माउंट मणिपुर के बारे में हमें इतनी अहम जानकारियां दी, तो उसके लिए हम अपनी पूरी दूरदर्शन की टीम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद जी। कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।